वेल आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो वेल करते हैं यार स्टार्ट। मैं बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं और कैसे किस तरीके से किन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। वेल अब तो इंट्रोडक्शन ना दूं यार, पहचान चुके हो ना। वेल माई सेल्फ निर्माण। और लगभग मैं 10 साल हो चुके हैं इस टीचिंग जर्नी में, और इस समय क्लास 9 और 10th के चैनल पर असिस्टेंट इंग्लिश लेकर चल रहे हैं। वेल बहुत जल्दी क्लास 11 12th को लेकर भी बहुत कुछ स्टार्ट रहेगा कॉमर्स सिस्टम के लिए। यार तुम्हारे कमेंट्स को मैंने रीड किया, तो तुम लोगों का कहना था ऐसा था कि क्लास 9th में जो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस वाला चैप्टर है उसके बैक एक्सरसाइज भी बताइए। वेल ये भी बताइए कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो मैं आ चुका हूँ और बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे क्या है। वेल पहले एक बार एमसीक्यूज क्या होते हैं, असर्शन रीजन क्या होते हैं, केस बेस्ड क्या होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फिर पर्टिकुलरली प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में गिवन है उसको डिस्कस करेंगे। फिर बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, आंसर्स को कैसे लिखना है, क्वेश्चंस को कैसे पहचानना है। वेल तुम्हारे दिमाग में मल्टीपल डाउट्स होंगे, सब बताऊंगा सब। चलो तो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। टॉपिक समझ गए ना, क्या क्या कवर करने वाले हैं क्या। एक तो बैक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, एक क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो बताऊंगा, एक आंसर को असिस्ट में प्रेजेंट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो आंसर प्रेजेंटेशन, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, वेल उन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। चलो तो ध्यान से देखते हैं। वेल इस चैप्टर में तुमसे पूछे गए हैं कुछ सवाल। चैप्टर तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर है ना। अगर तुमने चैप्टर नहीं समझा तो जाओ, ऑलरेडी चैनल पर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अपलोडेड है, जाओ उसको देखो और चेक करो। चलो, सोशल साइंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एट द स्टडी ऑफ। तो यार जब मैं तुम्हें एसएसटी पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें क्या बताया, आओ ऑप्शन देखते हैं। क्या मैंने तुम्हें ये कहा कि हम केवल पास्ट के इवेंट्स और रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे? वेल क्या मैंने तुम्हें ऐसा कहा कि केवल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, या मैंने ऐसा कहा कि सिर्फ मार्केट्स और प्राइसेस? वेल ये इकोनॉमिक्स है केवल, ठीक, ये ज्योग्राफी है केवल, और ये हिस्ट्री है केवल। या मैंने तुम्हें ओवरऑल बताया कि ह्यूमन में सोसाइटी बताऊंगा, रिलेशनशिप्स बताऊंगा, इंस्टीट्यूशंस बताऊंगा। ऑब्वियस है, कोई एक एस्पेक्ट को लेकर बातचीत नहीं करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत होगी कि एसएसटी में इकोनॉमिक्स क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होता है, सिविक्स क्या होता है। तो यहाँ पर एस्पेक्ट्स बहुत लिमिटेड हैं कि ये इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ज्योग्राफी की बातचीत हो रही है, हिस्ट्री की बातचीत हो रही है। यहाँ ओवरऑल बातचीत हो रही है कि हम सोसाइटी को पढ़ेंगे मतलब इकोनॉमिक्स, हम रिलेशनशिप्स को समझेंगे मतलब कि सिविक्स, हम इंस्टीट्यूशंस को पढ़ेंगे, वेल ये भी एक तरीके से सिविक्स का पार्ट है। तो ओवरऑल अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव चीजों को देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है? बी। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ वेल विच इज द करेक्ट ऑप्शन, तो तुम क्या कहोगे? ऑप्शन बी। समझ गए ना क्यों? चलो तो चलते हैं। यार वो डिसिप्लिन जो अर्थ को एज द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स बताता है, बताओ बताओ बताओ। याद आ रहा है, याद आ रहा है? ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन पढ़ा था। अब वैसे यार तुम जिस दुनिया पर रहते हो वो धरती है, धरती मतलब गोल नहीं भूगोल। तो एक्चुअल में ज्योग्राफी में तो तुम पढ़ते हो कि तुम कहाँ रहते हो, चीजें कैसे बनती है, पहाड़ क्या है, प्लेन्स क्या है, प्लेट्यूज क्या है। समझ गए? चलो तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग शोज द ओवरलैप ऑफ डिसिप्लिन? अभी डिसिप्लिन क्या है? वेल बताया था मैंने तुम्हें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसिप्लिन कहा जाता है। और सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, ये सब इंटर रिलेट करता है। समझ लो ना। अब ये इंटर रिलेटेड क्या है? ये पहले मुझे एक बात बताओ। बीइंग अ टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट तुम इस चैनल पर पढ़ने आते हो, तुम पढ़ने आते हो इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तुम इसलिए पढ़ने आते हो। तो देख रहे हो चीजें कैसे रिलेट करती हैं, बस वो चीज है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, चारों ही टॉपिक्स आपस में क्या करते हैं? इंटर रिलेट। तो उसी को कहा हुआ है ओवरलैप, कि कौन सा ऑप्शन अच्छी तरीके से सिग्निफाई करता है कि सोशल साइंस इंटर रिलेटेड है। चलो तो यार बहुत ध्यान से सुनना। क्या हिस्टोरिकल इवेंट का इकोनॉमी पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्या? कैसी बातचीत करो, ब्रिटिशर्स आए हमें लूट कर लेकर गए, तो क्या इंडिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा? ऑब्वियस। तो नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स रिलेट करते हैं, क्यों नहीं? पहले सी ऑप्शन देखते हैं कि ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट नहीं करती है। कैसी बात करो, क्यों नहीं करती? ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है। क्या इकोनॉमिक्स को सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर सकते? अब इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, ऑब्वियस, शॉर्ट में बता रहा हूँ। अबे तो तुम बिजनेस जंगल के बीच में जाकर करोगे कि सोसाइटी के बीच में रहकर करोगे? ऑब्वियस है सोसाइटी के बीच में रहकर। यार चरस गांजा बिकना मना है, इलीगल है। वेल समझते हो तुम क्या है? नहीं समझते, अच्छी बात है। समझते हो तो बहुत आगे निकल चुके हो तुम। तो चरस और गांजा वेल अ टाइप ऑफ ड्रग समझ लीजिए। इनको बेचना सोसाइटी में पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो वही काम करूंगा ना जो सोसाइटी में लीगल है। तो देख लो सिविक्स और इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है, ये मना कर रहा है। या ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि क्लाइमेट इवेंट लिवलीहुड्स और गवर्नमेंट प्लानिंग को इम्पैक्ट करता है। हाँ ये करेक्ट रहेगा कि क्लाइमेट में कोई भी हुआ हुआ चेंज एक इंसान की पर्यावरण, यार ऑब्वियस है ना। क्लाइमेट में अगर कोई भी चेंज आता है तो क्या गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करेंगी? ऑब्वियस यार। कोविड 19 आया तो क्या गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया? तो वही चीज है।
तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, जो बताता है कि चीजें इंटरकनेक्टेड है। चलो अब अगला बताओ यार, फोर्थ, अ की पर्पस ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस। यार जब मैं तुम्हें सोशल साइंस पढ़ा रहा था, तो मेरा सोशल साइंस पढ़ाने का तुम्हें क्या लगता है कि मेन रीजन क्या था? वो हो जाती है कई बार दिक्कत, है ना। तो बेसिकली सोशल साइंस को पढ़ाने का मेरा मेन रीजन क्या था? वेल समझो कि मैं तुमसे कह रहा था कि क्वेश्चनिंग मत करो, अबे मैं तुमसे कहता हूँ क्रिटिकल रेशनल थिंकिंग करो, पूछो मुझसे सवाल। सोशल साइंस तुम्हारे माइंड को डेवलप करता है, दिस इज द पर्पस ऑफ द एजुकेशन, थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सिस्टर तुम्हें कह रहा है क्वेश्चनिंग मत करो। क्या तुम्हें कहता है कि बस 150 डेफिनेशन से याद करो? नहीं, हर चीज के पीछे कारण है, उसको समझो, ये भी गलत है। या स्टडी सोसाइटी, या एक ऐसे समाज को पढ़ो जहां पर एथिक्स और वैल्यूज ना हो, नहीं। या तुम्हें एक डेवलप करना चाहता है इन्फॉर्म्ड, एक एजुकेटेड पर्सन में और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में। हाँ, ये बात सही है, बी। तो देख रहे हो यार, सारी ऑप्शन भी है, फर्स्ट कभी भी, सेकंड कभी भी, थर्ड कभी भी, और फोर्थ कभी भी। चलो आगे देखते हैं, एक लास्ट एमसीक्यू और बचता है, और देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, और ध्यान से देखते चलते हैं यार। इसमें ना चार्जिंग का इशू होता है, ये चार्ज होता है हमारा स्टाइलिश, बहुत एक्सपेंसिव आता है यार। एक्सपेंसिव इन द सेंस, हो सकता है तुम्हारे लिए चीप हो। ये 3,000 का आता है, मेरे से कई बार गिर जाता है और ये टूट जाता है, साल में कई बदलने पड़ते हैं, बहुत मोटा खर्चा आ जाता है। चलो तो ध्यान से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो बताओ यार इनमें से कोर होता है मेन मेन मेन। सोशल साइंस का मेन आइडिया क्या है? क्या सोशल साइंस केवल सोसाइटी को एविडेंस, रीजनिंग, मतलब सोशल साइंस स्टडीज सोसाइटी थ्रू एविडेंस, रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी? यार ऑब्वियस है, एसएसटी एक अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट है, जो हर चीज, यार मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया के लोग कभी बाहर गए, बाहर के लोग कभी इंडिया आए। मैं तो नहीं था उस टाइम, तुम भी नहीं थे, मैं बहुत पुरानी बातचीत करूंगा, पुरानी सभ्यता की। तो कुछ प्रूफ्स मिले ना, कुछ एविडेंसेस मिले ना, ऑब्वियस। तो हाँ, तो सोशल साइंस आपको सोसाइटी के बारे में बताता है एविडेंसेस के थ्रू। क्या सोशल साइंस केवल एक इंसान के बिहेवियर पर फोकस करता है? नहीं भाई, सोशल साइंस ओवरऑल सोसाइटी के बारे में बताता है, केवल एक इंसान के बारे में थोड़ी बताता है, गलत हो गया। क्या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये इंटर रिलेटेड है, ऑब्वियस इंटर रिलेटेड है। और मैं तुम्हें थियोरेटिकल नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन बताना चाहता हूँ, ऑब्वियस, तो ये बात भी सही है। क्या सस्टेनेबिलिटी, याद करो याद करो, सस्टेनेबिलिटी क्या बताया था? रिसोर्सेज को तरीके से यूज करना। तो क्या यही होता है कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में सोचो, कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े? तो यार ऑब्वियस, चारों ही बातें सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो तो आगे आते हैं, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, आओ देखते हैं। यार अगर तुमने चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया ना, तो ऑब्वियस तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बस बीइंग अ टीचर मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि जो आंसर तुम्हारे माइंड में ऑब्वियस वो करेक्ट है यार, तो तुम कॉन्फिडेंट फील करो। तो हिस्ट्री किस चीज को समझने में मदद करती है? पास्ट। और वही पास्ट तुम्हारी किस चीज को शेप शेप करता है? प्रेजेंट। यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियाज थे, जस्टिस मतलब न्याय, लिबर्टी मतलब आजादी, इक्वलिटी मतलब सभी को एक समान ट्रीट करेंगे, और क्या भी था, एक क्या भी था, फ्रेटर्निटी, क्या भी था, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। यार कौन फोकस करता है? अभी तो तुम्हें बताया यार, सस्टेनेबिलिटी फोकस करता है क्या, कि प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्कूल्स, कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट्स, इनको क्या कहा जाता है? जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इंस्टीट्यूशन। क्या कहा जाता है? इंस्टीट्यूशन। अब यार तुम्हारे माइंड में सवाल है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है? सुनो, बिल्डिंग्स को नहीं बोलते, सिविक्स में बिल्डिंग को इंस्टीट्यूशन नहीं बोलते। फिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यार, बहुत ध्यान से सुना। मोदी जी है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, मोदी जी नहीं, पीएम एक पोस्ट, प्रेसिडेंट वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट एक बिल्डिंग वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो अकॉर्डिंग टू सिविक्स व्हाट इज मेंट बाय इंस्टीट्यूशन, बहुत ध्यान से सुनना। इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, सुनो और समझो। एक्चुअल में हुआ क्या, मोदी जी हैं, क्या हम लोगों ने चुना? तो क्या वो एक इलेक्टेड पर्सन है? मतलब मोदी जी मतलब जिस पोस्ट के लिए वो है पीएम, और पीएम की क्या पावर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है? क्या संविधान में लिखी हुई है? ऑब्वियसली क्यों है, क्यों नहीं लिखी हुई है? तो बस वही चीज है कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एक सर्टिफाइड प्लेस, एक सर्टिफाइड बिल्डिंग, एक सर्टिफाइड पर्सन जो इलेक्टेड है, जैसे कि पीएम, जैसे कि प्रेसिडेंट, और जिनकी जितनी भी पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन्ड है, बस उन्हीं को इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, पीएम की पोस्ट एक इंस्टीट्यूशन है, प्रेसिडेंट की पोस्ट एक इंस्टीट्यूशन है अकॉर्डिंग टू सिविक्स। क्यों? क्योंकि आपने उनको गवर्नमेंट, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपने उनको पावर दिया है, आपने एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन। समझ गए ना? चलो तो ध्यान से चलते हैं। वेल तुम्हें देखो कितना सिंपल लगा, और मैच्योर देखते हैं यार कितना सिंपल है। ज्योग्राफी किसके बारे में बताता है? स्टडी ऑफ अर्थ। हिस्ट्री किसके बारे में बताता है?
स्टडी ऑफ पास्ट, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स किसके बारे में बताता है, स्टडी ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स किसके बारे में बताता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो, तो पता नहीं कुछ दिक्कत कर रहा है, बाद में देखेंगे इसको। तो वेल क्लियर है, समझ पा रहे हो? चलो आगे आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। वेल देखते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले क्यों ना चलो असर्शन रीजन समझते हैं। आओ बताता हूँ क्या होता है। फिर बच्चे को यही नहीं पता होता कि असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बताऊं, सुनो, बहुत ध्यान से देखना। व्हाट इज असर्शन? असर्शन एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक स्टेटमेंट। भाई रीजन भी एक स्टेटमेंट होता है। रीजन भी क्या होता है? एक स्टेटमेंट। आपको भी कहना क्या चाह रहे हो? मतलब स्टेटमेंट मतलब एक सेंटेंस। हिंदी में बताता हूँ सिंपल। यार मेरे पेट में दर्द है, ये असर्शन है। मेरे पेट में दर्द है, असर्शन है। वाकई है, मान लो ऐसा। बात तो सही है, पेट में तो दर्द है, असर्शन। रीजन, कारण। कल मैंने उल्टा सीधा खाया था, तो पेट में दर्द है, असर्शन। कल मैंने उल्टा सीधा खाया था, ये रीजन। तो बात दोनों सही, मैंने पेट में भी दर्द है और कल उल्टा सीधा भी खाया था, तो असर्शन भी सही है, पेट में भी दर्द है और कल उल्टा सीधा भी खाया था, रीजन भी ट्रू है। क्या इनके बीच में रिलेशन बैठता है? कैसे बताते हैं? क्योंकि लगाकर, क्योंकि, बिकॉज। यार मेरे पेट में दर्द है क्योंकि कल मैंने उल्टा सीधा खाया था, और वाकई पेट में दर्द उल्टा सीधा खाने के कारण है। तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और रिलेशन भी बैठता है। क्या भी बैठता है? रिलेशन। तो ऐसे में बोलते हैं असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। अब पेट में भी दर्द है, कल उल्टा सीधा भी खाया था, लेकिन पेट में दर्द पथरी का है, पथरी का, उल्टा सीधा खाने के कारण नहीं। तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, रिलेशन नहीं बैठता, तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। अगर असर्शन ट्रू है और रीजन रॉन्ग है तो सी, असर्शन ही गलत हो गया, रीजन करेक्ट है तो डी। समझ रहे हो क्या होता है? चलो चलो, अब देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं मतलब डिफरेंसेस, कल्चर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, बिलीफ को लेकर। बात तो सही है कि डाइवर्सिटी में प्रेजेंस होते हैं डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस के। क्या डाइवर्सिटी यूनिटी क्रिएट करता है क्या? एकता क्रिएट करता है क्या? ये इंश्योर करके कि सभी लोगों के सेम बिलीफ्स और सेम प्रैक्टिस हो। देखो, डाइवर्सिटी यूनिटी तो क्रिएट करता है, लेकिन वो ये इंश्योर नहीं करता कि सभी लोग सेम प्रैक्टिस को फॉलो करें। व्हाट इज बिलीफ? यार मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण पे यकीन करता हूँ, आप मुस्लिम, आप अल्लाह पे यकीन करते हैं। क्या हम लोगों के बिलीव्स कभी सेम होंगे? नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या, यूनाइटेड। और यहाँ का है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी होती है, क्योंकि सभी के बिलीव्स को सेम किया जाता है। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, बात गलत है। तो असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है? इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में? सी। चलो, ये डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इंक्रीजिंग इनकम। डेवलपमेंट मतलब होता है तरक्की। केवल इनकम, पैसे के आने से डेवलपमेंट नहीं होता, और भी चीजें लाइफ में मैटर करती है। ऑब्वियस यार, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, उससे नशे करता हूँ, क्या मैं अपनी सेहत बना रहा हूँ, बिगाड़ रहा हूँ? क्या तुम तो ऐसा नहीं करते ना? मत करना, तो बहुत कच्ची उम्र है तुम्हारी। चलो, तो डेवलपमेंट का मतलब केवल इनकम का बढ़ना नहीं होता। डेवलपमेंट में आप क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखते हैं कि आप अच्छे से रहें, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेहतर हो, तो वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द, देखो क्या कह रखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज द वन ऑफ द मेजर ऑफ डेवलपमेंट यूज्ड ग्लोबली बाय सोशल साइंटिस्ट। मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरीका होता है जिस, मतलब सोशल साइंटिस्ट समझो पहले क्या है भाई, सोशल साइंस है। तो जो लोग ये देखते हैं सोशल स्टडीज के बेसिक्स, गरीबी को मेजर करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री कम डेवलप्ड है, उनको सोशल साइंटिस्ट कह दिया जाता है। मैं पढ़ाता हूँ तो मैं टीचर हूँ, कोई इलाज करता है वो डॉक्टर है। तो जो सोशल स्टडीज में डाटा वगैरह एनालाइज करता है, कंट्रीज को कंपेयर करता है, उनको सिंपल शब्दों में हम क्या बोल देते हैं? सोशल साइंटिस्ट। तो कोई इंसान अपने काम से पहचाना जाता है ना, तो वो चीज है। तो क्या जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जब वो कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं, तो क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ वाला तरीका देखते हैं? सुनो, एक क्लास है, मैं कहता हूँ मेरे पास दो बच्चे बैठे हैं भाई, यहाँ राम यहाँ श्याम। मैं कहता हूँ भाई श्याम बेहतर है, श्याम बेहतर है। मैंने कुछ तो सोचा, मैंने कहा पढ़ने में कौन बेहतर है, पढ़ने में। मैंने उस बच्चे को अच्छा बोल दिया। तो जी बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम दो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, जैसे इंडिया और चाइना, आप कहते हो चाइना डेवलप्ड है, क्यों? उसकी इकोनॉमी इंडिया से बेहतर है, तो बात सही है। तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू। आओ आओ देखते हैं रिलेशन बैठता है कि नहीं, तो असर्शन, डेवलपमेंट केवल इनकम को इंक्रीज करना नहीं होता, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने में होता है। बात सही है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ही एक तरीका है जिससे कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर किया जाता है ना। रिलेशन नहीं बैठ रहा, रिलेशन
बिकॉज लगाकर देख लेना, क्या लगाकर देख लेना, बिकॉज। रिलेशन नहीं बैठता तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। चलो यार, हिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें बताती है कि प्रेजेंट सोसाइटी कैसे बनी है। मैंने बताया था यार, मम्मी का रात को मूड मूड कैसा होगा तुम्हारे साथ, वो दिन भर उनके साथ क्या, वो उस पर डिपेंड करता है। तो प्रेजेंट सोसाइटी कैसे है वो पास्ट पर डिपेंड करती है। सही बात है, सही बात है। तो सजेशन है टू। क्या हिस्ट्री केवल पास्ट के इवेंट से डील करती है और उसका करंट की कंडीशन से कोरिलेशन नहीं है? नहीं मेरे भाई, नहीं। हिस्ट्री पास्ट इवेंट से तो डील करती है, लेकिन वो करंट में क्या है उससे भी रिलेट करती है। समझ गए? तो असर्शन टू रीजन फॉल्स, असर्शन टू रीजन फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। समझ गए? चलो वेल ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इनको केस बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहा जाता है। एग्जाम में 4 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में, 4। चलो तो ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली में होते क्या है, ऊपर आपको पूरा प्रॉपर पैराग्राफ दिया होता है, ऊपर आपको पूरा प्रॉपर क्या दिया होता है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ को लेकर नीचे क्या पूछ ले जाते हैं, क्वेश्चंस। आज थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है, इसको ज्यादा देखना मत। तो मतलब क्वेश्चन तो देखना। तो ऊपर की तरफ आपको क्या दिया जाता है, पैराग्राफ। क्या दिया जाता है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ के नीचे आपसे क्या पूछ ले जाते हैं, सवाल। समझ लो, समझ लो। ऊपर क्या दिया जाता है, पैराग्राफ। क्या दिया जाता है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ के नीचे आपसे क्या पूछे जाते हैं, सवाल, सवाल। आओ 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 देखते हैं, चलो। यार इन इस तरीके के क्वेश्चंस को करते वक्त हमेशा पहले नीचे पढ़ो, समझ लो क्वेश्चन, ऊपर बाद में केस स्टडी बाद में। हाउ डू द फाइंडिंग्स in this report illustrate the connection between environmental challenges and social inequality? कि ऊपर कोई रिपोर्ट है जो बताती है कि इन्वायरमेंट चैलेंजेस और सोशल इनइक्वालिटी के बीच में रिलेशन है। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो गया, ये सोशल इनइक्वालिटी असमानताएं उसको कहा जाता है कि समाज में ऊंची जाति नीची जाति, कुछ इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा है, इन व्हाट वे, तो किस तरीके से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं जैसे बाढ़ का आ जाना सोसाइटी और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। यार ऑब्वियस है, बाढ़ आ जाएगी, क्या डिस्ट्रक्शन होगा, क्या तबाही होगी, क्या घर टूट जाएंगे, तो ऑब्वियस डेवलपमेंट खत्म होगा। या सोशल साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वेल व्हाट इज बाय प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो सोशल साइंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर, रिसोर्सेज को तरीके से यूज किया जाए उसको कहा जाता है। गवर्नेंस को लेकर, सोसाइटी में कैसे पीस को स्टेब्लिश किया जाए, कैसे सोसाइटी को कंट्रोल किया जाए उसको कहा जाता है। ये इन्वायरमेंटल इश्यूज भी रेस्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ है यार, केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। आओ देखते हैं क्या है, आओ देखते हैं क्या है। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, एनसीईआरटी में से पूछ ली जाती है, और यहाँ पर ना एनसीईआरटी में से नहीं चीजें गिवन है, तो हमें केस स्टडी देखनी ही पड़ेगी यार। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट इन फिगर्स, ऐसा कुछ है कि भाई स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट था, उन्होंने 2025 में एक डाटा रिवील किया अलार्मिंग, वो खतरे की घंटी बजा रहा था। मल्टीपल इंडिकेटर्स थे कि कैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस थे जैसे तुम देखते हो, बाढ़ आ जाती है, अनएक्सपेक्टेडली फ्लड आ जाते हैं, कहीं पर अनएक्सपेक्टेड अर्थक्वेक आ जाता है, बहुत लोगों की मौत हो जाती है, वो जिससे पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ पे फर्क पड़ा है। यार मुझे एक बात बताओ, कोविड-19 आया था ना, तो तुमने पैसा कमाया था कि अपने आप को बचाया था, अपने आप को बचाया था। तो जब भी किसी भी कंट्री में कोई भी दिक्कत, आपत्ति, विपत्ति आती है, तो उस कंट्री की इकोनॉमी हमेशा डाउन हो जाती है। इकोनॉमी मतलब जो पैसा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, वो कम बनने लगते हैं। तो वो चीज है। और सोशल स्टेबिलिटी को लेकर कुछ दिक्कत आ रही है। रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि 25% इंक्रीज हुआ है क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब बाढ़ और सूखे के चलते लोगों को डिस्प्लेस, उनकी जगहों से निकालना पड़ा। यार तुम जिस घर में रहते हो, बाढ़ आ गई, जाओगे ना छोड़कर, सूखा पड़ गया, जाओगे ना छोड़कर, वो चीज। और ये एक्सट्रीम इवेंट्स ने ना 5.4 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया। विद असम, असम को सबसे बुरी तरीके से हिट हुआ। इंडिया में एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वेल व्हाट इज मीन बाय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो यहाँ पर जो स्टेट्स होती है उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहा जाता है, जिसमें से असम आती है। पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। कई सारे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स थे रिवर्स में, जिन्होंने परमिसिबल लिमिट्स को क्रॉस किया। ग्राउंड वाटर को बहुत बुरी तरीके से आपने ड्रेन किया। फर्दर आपने लोकल वाटर अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। मतलब वो हो ये रहा है कि चीजें बेहतर तो हो रही हैं। यार समझो ऐसा, तुम तो बहुत खुशहाल तरीके से रह रहे हो, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं, अच्छा घर, अच्छा फोन, कमरे में एसी। क्या कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं कि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, पीने के लिए साफ पानी कुछ भी नहीं है। तो उसी को सोशल इनइक्वालिटी कहा जाता है कि कुछ लोगों के पास काफी अच्छी फैसिलिटीज है, कुछ लोगों के पास बहुत कम फैसिलिटीज है। तो वो चीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ डू द फाइंडिंग्स, तो इस रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स हैं वो कैसे बताती हैं इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और सोशल इनइक्वालिटी। देखो यार, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम ना बच्चे नहीं रहे। कैसे बच्चे, वो जो 8th क्लास में थे, वो
पैसेज पढ़ते थे, पैसेज पढ़ने के बाद लाइन टू लाइन आंसर ढूंढ लिया करते थे, ये रहा और ऐसे लिख दिया। ना 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 भाई ना ना, तुम्हें पैसेज समझना पड़ेगा, तुम्हें पैसेज समझना पड़ेगा और समझकर आंसर्स को खुद से फ्रेम करना पड़ेगा। समझ गए? तो तुमने पैसेज समझा, अब आंसर खुद से फ्रेम होगा। तुम्हें लगता है कि मैं लाइन ढूंढ दूंगा और वो टेप दूंगा, नहीं हो सकता यार, बड़े हो चुके हो, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जिम्मेदारी संभालनी पड़ेंगी। समझ रहे हो? चलो तो अब ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना। तो जो फाइंडिंग्स है रिपोर्ट में, वो कैसे इलस्ट्रेट करती है किस किस के बीच में कनेक्शन, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और सोशल इनइक्वालिटी के बीच में। तो जो फाइंडिंग्स है वो कैसे एक कनेक्शन को क्रिएट कर रही है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और सोशल इनइक्वालिटी। तो ध्यान से देखना भाई, जब भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं, जैसे फ्लड्स हो गया या ड्रॉट सूखा पड़ना हो गया, ठीक, या फिर वाटर को एक्सेसिवली ड्रेन किया जाता है, ठीक, तो उस केस में क्या होता है कि चीजों की स्केर्सिटी होती है। भाई पानी की दिक्कत हो गई अगर आपने वाटर को ड्रेन कर लिया। अब सोसाइटी में दो तरीके के लोग होते हैं, हैव्स और हैव्स नॉट, एक अमीर एक जो गरीब है। अमीरों को तो कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन जो गरीब है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। यार को राशन, खाने पीने, गेहूं चावल के प्राइसेस महंगे हो गए, अमीर तो अफोर्ड कर लेगा, क्या गरीब को दिक्कत आ जाएगी? तो वो चीज है। तो आपको वही बताना है कि ये रिपोर्ट आपको वाकई में कनेक्शन बनाती है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और सोशल इनइक्वालिटी के बीच में। हाउ मतलब होता है कैसे कैसे, कि जब भी कोई इन्वायरमेंटल चैलेंज होता है जैसे फ्लड, ड्रॉट या वाटर स्केर्सिटी, तो सोसाइटी में जो हैव्स होते हैं वो तो उन अनसर्टेनिटीज को अफोर्ड कर जाते हैं, लेकिन जो सोसाइटी में हैव्स नॉट होते हैं, पुअर पीपल, वेल उन्हीं को सबसे ज्यादा क्या फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस। और ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। तो ये बताना था, समझ गए क्या बताना था? चलो आगे आते हैं। यार अगर तुम्हें वाकई एक सेपरेट वीडियो चाहिए ना आंसर प्रेजेंटेशन में, जहां मैं बताऊं कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, हेडिंग्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, मेन वर्ड्स क्या होते हैं, तो वेल मुझे बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। इन वॉट वे? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन था कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फ्लड्स वगैरह कैसे इंपैक्ट करते हैं। तो ये तो सिंपल है कि जब भी किसी भी इकोनॉमी में फ्लड्स या ड्रॉट्स आते हैं, तो लोग मासिवली डिस्प्लेस करते हैं एक जगह को। क्या करते हैं? डिस्प्लेस, छोड़कर जाते हैं। क्या करके जाते हैं? छोड़कर जाते हैं। जिससे पर्टिकुलरली क्या होता है, डेवलपमेंट लेवल पर इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो शट डाउन हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और लोग रिफ्यूज हो जाते हैं। रिफ्यूज, रिफ्यूज क्या होता है? रिफ्यूज क्या होता है? बेघर। क्या होता है? बेघर। लोग क्या हो जाते हैं? बेघर, वो चीज। अगला क्या है, जो सोशल साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस, गवर्नेंस वो कैसे इन इश्यूज को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल डिफाइन करते हो सस्टेनेबिलिटी को, कि सस्टेनेबिलिटी जैसे टर्म बताती है, रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली यूज करें, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। और गवर्नेंस मतलब ऐसे केस में गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेल जब कोविड-19 आया, क्या गवर्नमेंट ने तुम्हें फ्री में वैक्सीनाइजेशन कराया? क्या फ्री में राशन दिया पीडीएस के थ्रू? वेल व्हाट इज मीन बाय पीडीएस? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन्हें राशन की दुकानें कहा जाता है। तो इन सब केसेस में गवर्नमेंट आती है और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर और इंश्योर करती है कि जो भी गरीब लोग हैं उनको बेसिक सिक्योरिटीज मिले, जैसे फूड सिक्योरिटी, ये सब चीजें। तो बताओ क्या क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? चलो तो मुझे लगता है कि तुम्हें चीज क्लियर होगी, तुम्हें कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं करती होगी। अब यार मैं क्वेश्चंस में बताता हूँ कि क्या कैसे किस तरीके से तुम किन चीजों को लेकर जा रहे हो। देखो 1 1 मार्क्स तो बहुत सिंपल है। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, कौन सा डिसिप्लिन तुम्हें मैप्स बताता है? स्पाशियल मतलब होता है ज्योग्राफिकल पैटर्न्स, कि लोग कहाँ रहते हैं, तो ज्योग्राफी। डाइवर्सिटी तुम नोट्स में से डिफाइन कर सकते हो, नोट्स इन द सेंस तुमने खुद क्रिएट किए होंगे। अगर तुम्हें हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए, तो अभी जाओ प्ले स्टोर पर, एक एप्लीकेशन है चीता ट्यूटोरियल्स, उसको डाउनलोड करो, वहां तुम्हें सारे नोट्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। फिर डिफाइन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी तुम्हें पता है, समझाया था, पूरा लिखना है। अभी बताऊंगा किस तरीके से, देखो कैसे। देखो ध्यान से देखना, अब थोड़ा उलझना मत। अब तुम कहोगे डिफाइंड डाइवर्सिटी में क्या हम ये याद करें? ये क्यों याद करना है? तुम आ चुके हो बड़ी क्लास में, अपनी लैंग्वेज को में चीजों लिखो, रटने की कोशिश मत करो। रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन मत पॉपुलराइज करो। भाई मैंने तुम्हें सिंपल चीजें लिख कर दी थी। मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन या व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी, देखो इतना सब कुछ लिखा है। अब ध्यान से देखना, मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ। एग्जाम में ना क्वेश्चन बनता है बड़ी क्लासेस में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स, तो तुम्हें क्वेश्चन को देखकर उसके अंदर कंटेंट लिखना होता है। 3 मार्क्स में 3 पॉइंट हो गए, 5 मार्क्स में 5 पॉइंट्स हो गए। केवल पॉइंट्स ही एनफ नहीं होते, उसके अंदर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब मेन वर्ड्स भी होने चाहिए। तो अब मान लो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डाइवर्सिटी 1 मार्क्स में, तो केवल इतना लिख दो, समझ गए। अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या,
डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी इन ब्रीफ, तो ये तो लिखो और डिफाइन पूरा का पूरा नीचे तक। तो यहाँ पर अगर केवल व्हाट इज डाइवर्सिटी था, क्या था व्हाट इज डाइवर्सिटी, तो सिंपल क्या लिख दोगे, सिंपल क्या लिख दोगे, सिंपल क्या लिख दोगे, ध्यान से देखना, सिंपल क्या लिख दोगे, तो सिंपल तुम क्या लिख देने वाले हो, सिंपल तुम क्या लिख देने वाले हो, डाइवर्सिटी को डिफाइन कर देने वाले हो। मैं पूछता हूँ कोई आइडियाज जो प्रेम्बल में मेंशन थे, इतने सारे बताए थे, फ्रेटर्निटी लिख दो और इक्वालिटी लिख दो। व्हाट इज इक्वालिटी, समझ के कैसे डिफाइन करना है। चलो अब ध्यान से देखते हैं, ये नीचे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये 1 मार्कर्स थे, ये 3 मार्कर्स हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, 4 पॉइंट्स विद कीवर्ड्स, पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट्स में, पॉइंट्स में। पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो देखो, क्या मैंने तुम्हारे सामने जब आंसर एक्सप्लेन किया है, क्या है पॉइंट्स में, पॉइंट्स में, बस इन्हीं को पॉइंटर्स कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, पॉइंटर्स। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ। अब दो आंसर प्रेजेंटेशन में फर्क समझो। बीइंग अ टीचर, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो जो कलर्स ब्लू हैं, क्या वो एकदम से अटेंशन ग्रैब करते हैं, क्या एकदम से तुम उन वर्ड्स को पढ़ते हो, ये वो मेन वर्ड्स है जो मैं चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊं तो बच्चे उनको देखें। सेम तुम्हें टीचर के साथ खेलना है, सेम बीइंग अ टीचर यार, बच्चे को स्कूल में मुझे बहुत सारी नोटबुक चेक करनी होती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक बच्चे की नोटबुक को बहुत इन डेप्थ देखूं, हार्श रियलिटी बता रहा हूँ। तो वही चीज है, यहाँ तुम पूरा पढ़ोगे, तुम्हें कोई कीवर्ड नहीं दिखता, यहाँ वर्ड्स क्या हुए हैं, हाईलाइटेड क्या हुए हैं। तो ये तरीका होता है आंसर प्रेजेंटेशन का, कि पॉइंटर्स में लिखें, पैराग्राफ को यूज ना करें, और पॉइंटर्स के अंदर भी जो मेन वर्ड्स उनको हाईलाइट करो। अब तुम कैसे कर सकते हो, वेल देखो, ब्लैक पेन से मत लिखना, बोर्ड्स में ब्लैक पेन अलाउड नहीं होता, तो बेहतर रहेगा कि तुम ब्लैक पेन को यूज ना ही करो, तुम अंडरलाइन कर सकते हो ऐसे, कि भाई ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको अंडरलाइन कर दो, उसको ऐसे अंडरलाइन कर दो, तो ऑटोमेटिक टीचर का ध्यान उस पर जाएगा। या वरना तुम हेडिंग्स बना सकते हो, हेडिंग्स मतलब ये जो वर्ड है, इसको उठा के शुरुआत में हेडिंग बना दो, हेडिंग बना दो। हेडिंग कैसे कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे जैसे अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि कोई चीज एक्सप्लेन करो, तुम यहाँ पर बता रहे हो कि जो क्वेश्चन है कंट्री के, वो प्रॉब्लम कुछ अच्छा सा दिखता है, अच्छा सा, चलो ये पॉइंट है जो इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में बताता है, किसके बारे में, इंडियन पर्सपेक्टिव। तो जैसे तुम लिख रहे हो, तो तुमने लिखा फर्स्ट, फर्स्ट लिखने के बाद तुमने हेडिंग बना दी, क्या बना दी, हेडिंग, हेडिंग बनाकर तुम क्या लिख दोगे, इंडियन पर्सपेक्टिव, हेडिंग बनाकर लिख दिया इंडियन पर्सपेक्टिव, और ऐसे लिखने के बाद बस अब तुम आगे पॉइंट को लिखना स्टार्ट कर दोगे। इस केस में क्या हो जाएगा कि तुमने हेडिंग बना दी, अल्टीमेटली टीचर हेडिंग पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर तुमने किस चीज को रिलेट किया है, तो टीचर के लिए भी चेकिंग ईजी हो जाएगी और तुम्हारे लिए भी चीजें बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगी। तो ये चीज है। चलो, तो मुझे लगता है मैंने बैक एक्सरसाइज मैक्सिमम तुम्हें कराई दी है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है कि सोशल साइंस कैसे कनेक्ट करता है डेली लाइफ को क्लासरूम लर्निंग से, हिस्ट्री कैसे मदद करती है प्रेजेंट डे इश्यूज और आइडेंटिटीज को समझने में, डिफरेंस बताओ डाइवर्सिटी इंक्लूसिविटी को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर, दो एग्जांपल्स बताओ। अब यार इन पर अगर तुम बड़ी क्लासेस में आ चुके हो ना, एक बार ना खुद से अपने आप को टेस्ट करना, खुद से अपने आप को टेस्ट करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पहले अगर तुम्हें इस पर भी वीडियो चाहिए कि मैं बनाता हूँ फिर, है ना, कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि तुम इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, फिर तुम देखोगे कि क्या वाकई में तुम्हें समझ में आ रहा है कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना यस, कि सर या भैया आपने जो समझा बहुत बेहतर था, मुझे आया नहीं, तो भैया आपने तो बेहतर समझा है, मतलब मेरी गलती मत निकालना, हो भी सकती है मेरी गलती हो, लेकिन यार मैंने एफर्ट्स किए हैं, तो मुझे नीचे बताना कि नहीं भैया मेरे से नहीं हुए, मेरे से नहीं हुए, फिर मैं डेडिकेटेडली वीडियो लेकर आता हूँ, तो मैं बताता हूँ यार, फिर एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में वीडियो लेकर आऊंगा कि आंसर कैसे होते हैं, क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो सब चीजें। जैसे मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है, अब ये जैसे क्वेश्चन था कौन सा, एक रिलेशन, मतलब एक रिलेट दे रहा हूँ कि तुम देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या तुम समझ जाओगे। ये क्वेश्चन है, अब एग्जाम में ऐसे तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन घुमा कर आएगा, कैसे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइंस एंड गवर्नेंस, ठीक, या डिस्कस अबाउट द रिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद गवर्नेंस, या व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ गवर्नेंस विद सोशल साइंस। तो क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो, क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। कहानी मैंने समझ ली, कहानी समझने के बाद आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है मैंने वो भी समझ लिया, बस मुझे ये समझ नहीं आता किस सवाल में क्या लिखना है, और यही सबसे बड़ी समस्या है, और बच्चा अकेडमिकली यही मात खा जाता है। कहानी भी समझ में आती है, चीजें मैं याद भी कर लेता हूँ, मुझे आंसर भी लिखना आता है, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आता है, बस क्वेश्चन समझ नहीं आता। ये वही बात हो गई ना, मैंने पूछा खाने में क्या खाया, तुम कहते हो बड़ा स्वादिष्ट था, अबे मैं पूछ रहा हूँ खाया क्या, तुम बता रहे हो स्वादिष्ट है, तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो यही चीजें होती हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो वेल मुझे लगता है कि तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई भी चीज तुम्हें किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं करती होगी।
तो वेल इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और साथ ही इस चैप्टर को भी यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। तो वेल कल वीडियो ड्रॉप हो रही है, एक ज्योग्राफी या सिविक्स में से किसी एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वेल उसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या कैसे करने वाले हैं, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक शॉर्ट आएगा जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम क्या और कैसे करिकुलम को लेकर जा रहे हैं, या एक शॉर्ट वीडियो ही बना दूंगा। वेल थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी समय इसी जगह। थैंक यू वेरी मच।